अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबूतर की सियान का कैसे पता चल सकता है कि ये कबूतर वाकई सियाना और समझदार है? कबूतर के परों का कबूतर की सियान के साथ क्या ताल्लुक है? कबूतर की चोंच और पंजों का सियान के साथ क्या ताल्लुक है? और हड्डी जोड़ का इसमें क्या किरदार है? दोस्तों, मुख्तलिफ असातिज़ा जो हैं वो अपनी राय देते हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बता दूंगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट आप मुत्तफिक हो जाएंगे इस बात से। सबसे पहली चीज़, कबूतर की सियान जो है कबूतर के मिजाज से पता चल जाएगी आपको। वैसे तो आपने उसकी आंख में रिंग में देख लिया ना कि ये अकल की निशानी है, ये रिंग है, ये सारा कुछ है, ये अकल की निशानी है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये रिंग है तो ये काम भी कर रहे हैं समझदारी वाले कबूतर? वो आपने देख लेना है कबूतर का मिजाज। अब मिजाज कैसे आप देखेंगे कि कबूतर किस मिजाज का है? कबूतर जो होगा कड़वे मिजाज का, वो असातिज़ा कराम ने अपने तजर्बे से ये बताया है और ज़ाहिर किया है कि कड़वे मिजाज का कबूतर जो है वो ज़्यादा सियाना और समझदार होता है। अब कड़वा मिजाज कैसा है ये भी आपको बताऊं। कड़वा मिजाज ऐसा कबूतर जिसको आप हाथ में पकड़ते हैं तो वो कबूतर कोशिश करता है कि मैं इस बंदे के हाथ से छूट जाऊं। इससे ये साबित हो रहा होता है कि ये कबूतर इतनी अकल रखता है, उसको पता है मुझे पकड़ा गया और यहाँ मैं मुश्किल में हूँ, लिहाजा मैं इसके हाथ से छूटूं और आज़ाद हो जाऊं। ये कबूतर का मिजाज होगा, वो आपके हाथ में सुकून से टिकेगा नहीं, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करेगा। ये होगा कड़वे मिजाज का कबूतर। और इस तरह के कबूतर अक्सरियत में दूसरे कबूतरों से ज़्यादा सियाने और समझदार होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कबूतर की चोंच पंजे की, कि इसका कबूतर की सियान के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, सीधी सी बात है, कबूतर की जो चोंच है ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन कबूतर की चोंच का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ कि कबूतर परवाज़ कितनी करेगा या कबूतर समझदार कितना है। चोंच का काम है सिर्फ कबूतर के दाना खाने तक, या फिर चोंच जो है वो नस्लों की पहचान आपको करवाएगी। जो अक्सर नस्लों में चोंच छोटी और लंबी होती है, अक्सर नस्लों में बारीक और मोटी। इसका यहीं तक ताल्लुक है। अब काफ़ी लोगों की राय ये भी है कि कबूतर के पंजे अगर जामनी कलर में है, खुश्क है, तो वो कबूतर बड़ा समझदार है। लिहाजा इसका ताल्लुक भी कबूतर की समझदारी के साथ नहीं है, इसका अपना किरदार है, वो भी आपको बता देता हूँ। कबूतर के जो पंजे हैं अगर वो मोटे हैं, गोश्त ज़्यादा है, तो वो कबूतर को ऐसे उड़ते वक्त वज़न महसूस होता है, लिहाजा वो इस वजह से थोड़ा सा परवाज़ में उनकी कमी आ सकती है। ठीक है, इसका ताल्लुक यहीं तक है। अब परों की बात है, ये बड़ी गहराई की बात है। यहाँ पे कई लोगों की राय है कि इसका सियान के साथ ताल्लुक है, कई लोगों की राय है कि नहीं जी इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसका ताल्लुक है भी और नहीं भी, आपने बात को समझ लेना है। अच्छा, कबूतर के जो पर हैं अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है, ख़ास तौर पर बाहर वाले जो 3 पर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसे जैसे एक अच्छे कबूतर के पर होने चाहिए, तो लोगों का कहना है काफ़ी कि वो कबूतर जो है वो सियाना और समझदार है। भाई बात यह है कि उसके परों का सियान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सियाना और समझदारी वाला काम कर जाता है वो कबूतर। वो कैसे? क्योंकि एक कबूतर के परों में ताकत है, उसके पर बिल्कुल फिट हैं। वो कबूतर ज़्यादा दूसरे कबूतरों की निस्बत से ज़्यादा उड़ सकता है। वो कबूतर अगर कहीं लंबा निकल जाता है, दूर निकल जाता है, तो वो घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसके परों में इतनी ताकत होती है कि वो अपना घर तलाश कर सकता है, इतनी देर तक वो उड़ सकता है, उसको कोई मसला नहीं होता। उसके पर इस काबिल होते हैं कि वो अपना घर ढूंढ सकता है उन परों पर उड़ के। तो ये एक बेसिक सी मोटी सी निशानी होती है। लिहाजा कई लोग कह देते हैं कि कबूतर के परों में सियान है। सियान उसके परों में नहीं है, सियान तो उसके दिमाग में ही है ना जो कुछ है। लेकिन यह है कि उसके परों में इतनी ताकत होती है कि वो कबूतर रुलता कह लें आप या गुम नहीं होता, क्योंकि उसके पर बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं, जैसे परफेक्ट पर होना चाहिए इस तरह के उसके पर होते हैं, और वो उन परों के ज़ोर पे अपने घर वापस आ जाता है। इसका ताल्लुक ऐसे है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं सियान के साथ ताल्लुक है, और ये भी कह सकते हैं जी नहीं है, क्योंकि पर अगर कबूतर जितना भी समझदार हो, अगर उसके पर उसका साथ ना दें तो वो कैसे उड़ के अपने घर आएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कबूतर के हड्डी और जोड़ की। दोस्तों, कबूतर का हड्डी और जोड़ जो है, जो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर कह लें आप,
اس کا تعلق کبوتر کی سیان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق ہوتا ہے کبوتر کی تھکاوٹ کبوتر کو دیتی ہے یا نہیں دیتی، اس کا تعلق کبوتر کی مضبوطی کے ساتھ آپ کہہ لیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبوتر کی ہڈی کی شیپ جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، خوبصورت سے مراد کشتی نما شیپ ہو، اس کی ہڈی کا سائز بڑا نہیں ہونا چاہیے، 4 انگلی کا سائز ہو، اور اس کے ہڈی اور جوڑ کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 انگلی ورنہ اس سے بھی کم گیپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق یہیں تک ہے۔ ایسے کبوتر کو جو ہے وہ بہت جلدی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اچھی پرواز دے سکتا ہے۔ اچھا دوستو، اب آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں، میرے ذہن میں آ گئی ہے کبوتروں کے جوڑا لگانے کے حوالے سے بھی، کہ کبوتر کا اگر آپ نے جوڑا لگانا ہے، جوڑا اب لگانے سے پہلے آپ نے ایک چیز طے کرنی ہے۔ کافی لوگوں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جوڑا کیسے لگائیں، تو میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ جب بھی آپ کسی کبوتر کا جوڑا لگاتے ہیں تو آپ نے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ آپ جوڑا کس وجہ سے لگا رہے ہیں۔ آپ نے جوڑا ایسے لگایا ہے کہ اس کے بچے پرواز دیں، یا آپ نے جوڑا اس لیے لگایا ہے کہ اس کے جو بچے نکلیں گے وہ بھی آگے بریڈنگ میں کام آئے، ان کو بھی جوڑوں میں ڈالا جائے۔ پہلے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے۔ اگر تو آپ جوڑا لگا رہے ہیں کبوتر سے بچوں سے لمبی پرواز لینے کے لیے، تو یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جوڑا لگائیں کراس میں۔ کراس میں کیسے ہو کہ جو نر ہے وہ اب جس نسل میں ہے وہ اپنی نسل میں مکمل ہو، اس کی نسل میں کہیں پہ کراس نہ آئے، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور جو اس کے ساتھ آپ مادی لگا رہے ہیں وہ مادی بھی اپنی نسل ہو، دوسری نسل کی، لیکن وہ مادی اپنی نسل میں بالکل مکمل ہونی چاہیے، اس کی نسل میں پیچھے کوئی کراس نہ ہو۔ اس طرح کا آپ نے کراس ڈال دینا ہے نر اور مادی کا۔ اور کبوتر کے ویٹ کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے، ہلکے ویٹ کے کبوتر لگائیں، وہ زیادہ بہتر چیز ہوگی۔ تو اس طرح کا اگر آپ جوڑا لگاتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے پرواز کے لحاظ سے۔ اور سب سے جو مین اور بڑی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ کبوتر جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی اس میں کوالٹیاں موجود ہو، اس سے پرواز لینا بھی آپ کا کام ہے، آپ کی مہارت کا کام ہے۔ کبوتر جتنا مرضی فٹ ہو، جتنے مرضی پرفیکٹ ہو، وہ اڑے گا تو اس میں آدھا کردار آپ کا ہوگا۔ آپ نے اس کو خوراک، کبوتر کو خوراک نہیں ہوگی۔ ایک پہلوان جتنا بھی بڑا پلیئر ہے، اس کو جتنے بھی داؤ آتے ہیں کھیلنے کے لیے، اس کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کشتی لڑ سکتا ہے؟ وہ نہیں جیت سکتا۔ اس طرح سے کبوتر کو آپ نے اس کی خوراک، اس کی ٹریننگ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کبوتر آپ کو انشاءاللہ اچھا رزلٹ دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں دوستو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی رائے دینا چاہیں جو بات آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔